अच्छा, इस सवाल में हमें जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाना है और डेटा हमें दिया हुआ है। तो डेटा जो दिया हुआ है वो डेटा की टाइप ये है कि डायमीटर दिया हुआ है 36 रिवेट हेड का। तो ये रिवेट हेड जो होता है ये कील की तरह से होते हैं, नेल की तरह से होते हैं, और ये जो है एल्युमिनियम की विंडोज़ में जो है ये काम आते हैं। तो इन सब का डायमीटर जो है ना तकरीबन सेम होता है। तो बहुत ज़्यादा जो माइनर सा फ़र्क मिलेगा आपको, कोई मेजर फ़र्क नहीं मिलेगा इसमें, इनके डायमीटर्स में तकरीबन सब एक जैसे होते हैं। तो अब हमें बहरहाल हमें इसको जो है आइडेंटिफाई करना है कि ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बनानी है हमने। अच्छा, अब इसमें स्टेम एंड लीफ प्लॉट नहीं बोला हुआ बनाने के लिए, तो अब मुझे डायरेक्ट इसमें जो है ना क्लास इंटरवल बनानी है, वरना इससे पहले हम लोग स्टेम एंड लीफ प्लॉट की मदद से जो है क्लास इंटरवल बना लेते थे। तो क्लास इंटरवल अब डायरेक्ट भी आसान है बहुत ज़्यादा। इसमें अब सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखें और मैक्सिमम वैल्यू देखें। तो 6.62 मिनिमम आ गई, 6.82 मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो इसकी रेंज निकालते हैं हम, तो ये मेरे पास डिफरेंस जो आ रहा है मिनिमम से मैक्सिमम का 0.2 आ रहा है। तो अब मुझे जो है ना 20 के इंटरवल के अंदर जो है ना तमाम नंबर ऑफ इंटरवल्स जो है ख़त्म करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए मैं स्टार्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ, 6.62 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। और मेरी मर्ज़ी है कि मैं जितने भी इंटरवल बनाऊँ कि कम से कम 6 इंटरवल बन जाएं या 5 इंटरवल बन जाएं। तो वो नंबर ऑफ इंटरवल जो है इनफ होता है। अब मैं बना के देखता हूँ एक इंटरवल। मैं सबसे पहले 6.60 से स्टार्ट करता हूँ इंटरवल। अच्छा, 60 लेने का मतलब ये है कि मैं जो उन्हें मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, इंटरवल भी मैं आसानी से बना लूँ, वरना 6.62 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 6.60 से स्टार्ट करता हूँ और 5 का डिफरेंस रखता हूँ मैं। 0.5 डेसिमल का डिफरेंस रखते हैं, तो 6.64 तक आ जाएगा ये। तो ये 5 डेसिमल का डिफरेंस आ गया मेरे पास। फिर 6.65 से स्टार्ट करता हूँ और 6.69 तक जाता है। अब इसी तरह मैं ये सारे इंटरवल बना के देखता हूँ। मैक्सिमम 6.82 मुझे कवर करना है। तो इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे आपको 4 इंटरवल बनाने हैं या 5 इंटरवल बनाने हैं। मेरे तो ज़्यादा बनेंगे इससे। आप क्या करें, इसको जैसे अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 0.05 आंसर आ जाता है, यानी कि 5 का डिफरेंस में रखूँ तो 4 इंटरवल बनेंगे। लेकिन क्योंकि मैं 6.60 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे 5 इंटरवल बन जाएंगे। तो 5 इंटरवल काफ़ी हैं मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं 6.60 से लेके 6.64 तक रखा मैंने। 6.5 से लेके 6.69 आ गया। 7.0 से लेके 7.4। 6.80 से लेके 6.84। अब ये देखिए मेरे पास कितने इंटरवल बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 इंटरवल मेरे पास बन गए। अब यहाँ पे क्योंकि मैं क्लास इंटरवल डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ, स्टेम एंड लीफ प्लॉट की मदद नहीं ले रहा, तो फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं पता अभी क्या है। तो इसके लिए एक टर्म होती है टैली। टैली क्या करते हैं, हम जो है ना हर डेटा पॉइंट को मार्क करते रहते हैं और उसको आते रहते हैं उसकी सही पोजीशन पर। तो सबसे पहले 6.72 को मैं मार्क करता हूँ। तो ये कहाँ पर आएगा 72, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो टैली जो होती है ये एक मार्क होता है, स्ट्रेट लाइन इसको लगा देते हैं कि यहाँ पे एक डेटा जो है पॉइंट अपेयर हो गया। फिर 6.77, तो 77 मेरे पास कहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा। फिर 82 को मार्क करता हूँ, तो 82 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 70, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, एक और लाइन आ जाएगी यहाँ पर। फिर 78, यहाँ पे एक और लाइन आ जाएगी। 70 और 62, तो ये 70 यहाँ पे आ गया, 62 यहाँ पर आ जाएगा। 75, 66, 75, 66, फिर 66, 64, 66, 64, फिर 76, 73, 76, 73, इस तरह मार्क करता जाऊंगा मैं। और फिर 80,
72, 80, 72। अब 72 जो है ना, ये चार जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो पांच का एक बंडल बना देते हैं हम। तो पांचवी लाइन जो है ना, आप इस तरह से लगाएंगे ताकि आपको बाद में फ्रीक्वेंसी काउंट करने में आसानी हो, कि ये आपने जो है ना, ये पांच को आसानी से काउंट कर लेंगे, बजाय इसके कि आप लाइनें गिनते रहें। तो इस तरह से ये बंडल बने होंगे, तो पांच पांच आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। 76 मार्क करता हूँ, तो 76 भी आप ये एक बंडल को क्लोज किया हमने, फाइव के बंडल को। फिर 76, 68, तो 76 और 68, 66, 62, तो 66 यहाँ पर आ जाएगा, 62, 72, 76, 72, 76, 70, 78, 70, 78, 76, 67, 76, 67, 67 में पाँच का बंडल क्लोज किया मैंने, और 70, 72, 70 और 72 आ गया, 74, 81, 74, 81 यहाँ पर आ जाएगा, 79, 78, तो 79 पे एक और बंडल बन हुआ है, 78 पे एक और यहाँ पे मार्क आ जाएगा, 66, 76, तो 66 यहाँ पर आया, 76 यहाँ पर आ गया, 76, 72, 76 और 72। अब देखें, अब इसको काउंट करना आसान है। ये तीन हो गए मेरे पास, ये पाँच और ये छः हो गए, और ये पाँच, पाँच, 10, 11, पाँच, पाँच, 10, 13, और ये तीन। तो ये टोटल मेरे पास जो है 36 होना चाहिए यहाँ पर। इसको मैं काउंट कर लेता हूँ, 20, 30, 36 हो गए मेरे पास टोटल। तो मैंने पूरा कंप्लीटली डेटा, एक भी पॉइंट मिस नहीं किया, और मैंने उतार लिया डेटा। इसको मैंने सही राइटिंग में ज़रा मैं कर दूँ उसको, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से मैंने जो है फ्रीक्वेंसी बना ली अपनी। और टैली की अब ज़रूरत नहीं है मुझे, तो असल में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। ये टोटल 36 हो गए। अब क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम बनाना है, तो आपको पता है कि उसको परसेंटेज निकालनी होती है उसकी, 3/36। तो यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी, फिर 6/36, तो ये तकरीबन 0.08 होगी। फिर 6/36, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/6 और 0.16। फिर अच्छा, इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। तो ये आपने तमाम फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, इसका टोटल आपके पास 1 आना चाहिए, क्योंकि आपने परसेंटेज निकाली है, तो 100% हो जाएगा टोटल। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास 36 आना चाहिए टोटल कंप्लीट डेटा। अब क्योंकि आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाना है, तो आपको एक एक्स की वैल्यू चाहिए और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं हम इसका। ये एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, ये रैंडम वेरिएबल हमारे पास एक्स चल रहा है, ये वेरिएबल हमारे पास एक्स है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 6.60 प्लस 6.64 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 6.62 आ जाएगा। फिर इसी तरह इसको भी कंटिन्यू कर लेंगे, 6.65 प्लस 6.69 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 6.67। मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये मिड पॉइंट आ गए मेरे पास। अब मेरे पास जो वो बनेगा हिस्टोग्राम, वो मिड पॉइंट और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनेगा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको अगर मुश्किल लग रही है, तो आप फ्रीक्वेंसी से ही बना लें, और बाद में हम उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कर देंगे। तो सबसे पहले ये इक्वली मार्क हुए हैं, ये सारे के सारे इक्वल डिफरेंस आ रहा है तमाम एक्स की वैल्यूज़ में। तो इसको इक्वली मार्क कर देते हैं हम लोग यहाँ पर अंदाजे से, एक, दो, तीन, चार और ये पाँच।
तो ये 5 जो है मेरे पास मिड पॉइंट आ गए बाहर के। तो पहला जो है मेरे पास 6.62, फिर दूसरा है 6.67, 6.72, 6.77, 6.82। फ्रीक्वेंसी का मैं यूज़ कर लेता हूँ, 13 में यूज़ कर रहा हूँ। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है यहाँ तक, तो मैं 15 मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर। और फिर 2 यहाँ पॉइंट लगाता हूँ इक्वली, तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 10। और यहाँ कहीं मेरे पास 13 आ जाएगा। और क्या क्या है मेरे पास इसमें, 13 है, 11 है, यहाँ कहीं 11 आ जाएगा। और क्या है, 6 है मेरे पास, 5 से थोड़ा सा ऊपर 6 आ जाएगा। और क्या है, 3 है, तो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर 3 आ जाएगा। बस ये तमाम मैंने मार्क कर लिए पॉइंट। अब मैं इसको डेटा को मार्क करता हूँ। 6.62 पर मेरे पास 3 वैल्यू है, तो ये मेरे पास आ गया एक पॉइंट। फिर 6.67 पे मेरे पास 6 वैल्यू है, तो ये पॉइंट आ गया। फिर 6.72 पर 11 वैल्यू है। फिर 72 पर मेरे पास 11 ये मार्क कर ली। 77 पे 13 है, 13 आ गया। फिर मेरे पास 3 है। तो अब मैं इस पे बार बना देता हूँ। ये जो 6.62 है, ये बार का मिड पॉइंट है, तो बार यहाँ से बनेगा। ये मिड पॉइंट में आ गया, पहला ये कंप्लीट हो गया। फिर ये भी मिड पॉइंट बनेगा ये। फिर इसी तरह इसको भी उठाते हैं। सर क्योंकि ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम था, तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी हटा के रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लगा देते हैं। तो 3 मुझे हटाना है और 6 हटाना है। 3, 6। तो 3 की जगह मैं लिखूँगा 0.08, और 6 की जगह मैं लिखूँगा 0.17, और फिर 11 की जगह 0.31, 0.31, और फिर 13 की जगह मुझे लिखना है 0.36। अब बाकी जो एक्स्ट्रा हैं वो हटा देते हैं। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आपके पास बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन से आया हुआ है सैंपल या नहीं आया हुआ, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। कमेंट ऑन वेदर और नॉट देयर इज एनी क्लियर इंडिकेशन दैट द सैंपल केम फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब ये क्योंकि सैंपल डेटा था, अब ये बेल डिस्ट्रीब्यूशन से यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डेटा आया या नहीं आया, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एवरेज वैल्यू जो होती हैं वो सेंटर में होती हैं, सेंटर में ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, और फिर एक्सट्रीम पे आपके पास कम वैल्यूज़ होती हैं। इस तरह का बन रहा होता है बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन।
इसको आप इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि सेंटर में ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी और लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम पे कम वैल्यूज़ होंगी, ये टू टेल भी बनता है। लेकिन जब आप इसको देख रहे हैं ना, तो आपको सारी वैल्यूज़ जो है ना वो यहाँ पर इस रीजन में नज़र आ रही हैं। मैक्सिमम वैल्यूज़ आपके पास इस रीजन के अंदर है। इसके लेफ्ट पे देखते हैं तो हमें थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं इसके लेफ्ट पे, राइट पे थोड़ी सी कम वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट टेल और राइट टेल बराबर नहीं है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो ये मुझे नहीं लग रहा, नज़र आता हुआ। तो ये जो है ना मुझे राइट लेफ्ट स्क्यूड लग रहा है। इसको अगर मैं ट्रेस भी करूं, रफली अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो मेरे पास डेटा इस तरह से आ रहा है। तो ये राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड है, ये इसकी टेल जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रही है ये, तो ये लेफ्ट स्क्यूड है। अच्छा, तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, द सैम्पल डेटा हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपुलेशन डेट इज लेफ्ट स्क्यूड। और ये बात बता रही है कि ये डेटा जो है बेल शेप से नहीं आया हुआ या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं आया हुआ। बेल शेप और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये सेम चीज़ होती हैं।